हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक दी ऑल एग्जाम में। बिहार दरोगा के 1799 पदों पे वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी लोगों को पता है। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी शुरू हो चुका है। तो इसकी जो वैकेंसी आई है उसके पीटी परीक्षा के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के 30 प्रैक्टिस शीटों का जो पहला वॉल्यूम है यहाँ पे वो जारी किया जा चुका है। इस सेशन में हम बिहार एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के वॉल्यूम 1 के तीसरे प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस शीट उन तमाम एक दिवसीय आगामी परीक्षाएं जैसे बीएसएससी इंटरमीडिएट, बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी एईडीओ तथा यूपीएसआई के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होगा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 42 अर्थात आपका यहाँ पे जो विकल्प डी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 42 के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, तो भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें आर्टिकल 44 की अगर बात कर ले, अनुच्छेद 44 की अगर बात करें, तो इसमें राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, और ऐसा करने वाला हाल ही में उत्तराखंड राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? किसे लागू किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, देखिएगा तो ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। उसके अलावा दूसरा कथन है कि सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, तो ये कथन भी सत्य है इस प्रकार से। और तीसरा कथन है कि साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, तो ये कथन भी सही है। इस प्रकार से विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन ए, बी और सी यानी तीनों कथन जो है वो सत्य हैं। अगर इसके अलावा कुछ अन्य फैक्टों की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की एक जनजातियों के लिए सरहुल नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है। इसे मुख्यतः मुंडा, उराव और हो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है साल की पूजा। इसे वसंत ऋतु अर्थात हिंदी कैलेंडर के फागुन महीने में मनाया जाता है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम पुनानी है। क्या है? पुनानी है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और पुनानी पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था। तो सत्यशोधक समाज का जो गठन है ये ज्योति गोविंद राव फुले या ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र के निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873, समय याद रखिएगा, टाइम पीरियड क्या है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोय्यल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कावेरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, असत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करती है। आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करती है, तो कथन ए जो है ये सत्य है। दूसरा कथन है, सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है। यह कथन गलत है और यही कथन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी के कथनों को देख लेते हैं। आरबीआई 100 रुपये की करेंसी का नोट छापती है, यह कथन भी सही है। और वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये का सिक्का जारी किया जाता है, यह कथन भी सही है। रिजर्व बैंक की अगर स्थापना की बात कर लें तो आरबीआई एक्ट 1934 यानी 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका अधिनियम कब आया था? तो 1934 में। और कब पारित हुआ है? तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का
आरबीआई की स्थापना हुई है और आरबीआई का मुख्यालय पहले कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई की कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो आरबीआई का लेखा वर्ष, पहले लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का होता था, ठीक है। आरबीआई का पहला जो लेखा वर्ष था वो 1 जुलाई से 30 जून का होता था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है और आरबीआई का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हो गया। तो इस फैक्ट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आरबीआई पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है, ठीक है। इसके तहत 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोटों का निर्गमन आरबीआई कर सकती है। और आरबीआई को नोट निर्गमन करने का अधिकार कहाँ से मिलता है, तो आरबीआई एक्ट की धारा 22 के तहत आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार मिलता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हाँ, विकल्प बी जो है ये इसका जो कथन है ये असत्य है। अगला कथन देखते हैं। भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है। किसका, तो क्रिकेट का विश्व कप जीता है। किसको हराकर जीता है, तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 में जीता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। किसको हराया गया है, इंग्लैंड को हराया गया है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो अंडर 19 विश्व कप 2023 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी, तो शेफाली वर्मा थी। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह मैच जीता था। इसके अलावा अगर एक और फैक्ट इसमें ऐड करें तो हाल ही में 28 सितंबर को एशिया वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है। 28 सितंबर को एशिया वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है T20 का, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हराया है। और इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प सी, इंग्लैंड को भारतीय महिला अंडर 19 T20 की टीम ने हराया है। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, अगर ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। इसका उपबंध किया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में अपनाया गया है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश के द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। तो उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को लॉर्ड मैकाले द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। इसके अलावा मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रंग रूप से भले ही भारतीय हो परंतु विचार, नैतिकता, मापदंड और प्रवृत्ति में अंग्रेजों जैसा हो। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है, तो फोटोनों की संख्या यानी एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रकाश जो होते हैं ये छोटे छोटे पैकेटों का बना होता है जिसे फोटोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो लाल रंग के प्रकाश की चाल इसमें सर्वाधिक होती है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। और लाल रंग के तरंग दैर्घ्य के अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है। और जिस रंग का प्रकीर्णन जितना कम होता है वह उतनी ही अधिक दूरी तय करती है। इसलिए आप देखेंगे कि रेलवे फाटकों पर अक्सर हम देखते हैं या रेलवे सिग्नल के लिए हमेशा रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है या ट्रैफिकों पे रेड लाइट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना क्या कहलाती है, तो जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, यह परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर जड़त्व के अन्य गुणों की बात करें तो ठहरी हुई जो एक मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, तो ये एक जड़त्व का गुण है। और इसके अलावा कंबल को अगर हाथ से पकड़कर डंटे से पीटते हैं तो धूल के कण क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ये भी जड़त्व का गुण है। इसके अलावा जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है। जड़त्व जो होता है वो
वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। जड़त्व के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। किस तरह की गति करेगी? तो एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाले मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरेगी। यदि लिफ्ट नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करेगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा का निर्णय लिया है या समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये किसके बीच, भारत और किस देश के बीच में मुक्त आवाजाही हो रहा था? तो भारत और म्यांमार के बीच में ये मुक्त आवाजाही हो रहा था, जिसको फिलहाल अभी बंद कर देने का या समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन ने अपने पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है? तो इस रॉकेट का नाम बताना है। इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 2F। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? तो 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय है यूनाइटेड बाय यूनिक। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? तो यह आर्टिकल 18 के तहत दिया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह यानी भारत रत्न पुरस्कार कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। भारत रत्न पाने वाले लोगों को मिलने वाले जो मेडल होते हैं वो तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना होता है। इसके अलावा वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। पहले व्यक्ति कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी हैं। उसके बाद MS स्वामीनाथन जी हैं। तीसरे नंबर पे PV नरसिम्हा राव हैं तथा चौथे नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी और 5वें नंबर पे चौधरी चरण सिंह जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 338A में ये प्रावधान किया गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखिएगा तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेकर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न जाति, मूल वंश आदि की सूची तैयार कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 16 की बात करें तो यह अवसर की समानता का उपबंध करता है। और वहीं पर अनुच्छेद 82 लोकसभा में स्थान का निर्धारण यानी प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों का निर्धारण कैसे करना है, इसका जो व्याख्या है वो आर्टिकल 82 में है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इसमें आप देख सकते हैं असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य की सीमाएं भूटान देश के साथ मिलती है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा भारत जो है ये अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। और वो 7 पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। इन सारे देशों के साथ कितनी सीमाएं भारत साझा करता है, हम यहाँ पर एक स्लाइड डाल देंगे। वीडियो को पॉज करके आप उस स्लाइड को देख लीजिएगा और सभी जो कितने किलोमीटर किस देश के साथ सीमा भारत साझा करता है वो आपको आसानी से दिख जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा केसर को रेड गोल्ड भी कहा जाता है। केसर के पौधे की केसर जो होता है ये केसर के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। यानी वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भारत में केसर केवल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ एवं कश्मीर के पंपोर की करेवा मैदान में पैदा की जाती है। इसके अलावा अगर विश्व लेवल पे देखेंगे, विश्व स्तर पर देखेंगे तो विश्व में केसर उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? पूछा जा रहा है नगदी फसल कौन सी इसमें से नहीं है। तो ज्वार इसमें नगदी फसल नहीं है। ठीक है,
ज्वार खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। नकदी फसल वे फसल होती हैं जिनका उत्पादन पूर्ण रूपेण व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। इसके अंतर्गत मूंगफली, जूट, गन्ना, तंबाकू, कपास, चाय आदि शामिल है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा एक अन्य फैक्ट देखें तो यूएन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज अर्थात बाजरा वर्ष के रूप में वर्ष 2023 को यूएन के द्वारा घोषित किया गया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा देखिएगा तो हाल ही में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? 18वीं रिपोर्ट, जिसके अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है तथा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है। लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात कर लें अगर भारत वन स्थिति रिपोर्ट की, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। यह इसका 18वां संस्करण था। इसका 17वां संस्करण वर्ष 2021 में जारी किया गया था और यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये नदियों के द्वारा निर्मित की जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के छोड़े जाने वाले गाद से होता है। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो नवीन जलोढ़ को खादर के नाम से भी जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। किस प्रकार का चट्टान है? तो चूना पत्थर एक प्रकार का औषधि चट्टान है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। औषधि चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। औषधि चट्टानों में चूना पत्थर, कोयला, बलुआ पत्थर, खनिज तेल इत्यादि पाई जाती हैं और ग्रेनाइट, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 0 लेस देन m एंड m इज लेस देन 1, 0 लेस देन m लेस देन 1। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m का मान होता है 0 लेस देन m लेस देन 1। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के गुण की बात करें तो ये सीधा बनते हैं, आभासी बनते हैं, वस्तु से छोटा तथा ध्रुव एवं फोकस के बीच बनते हैं। अगर बात कर लें कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो साइड मिरर में, स्ट्रीट लैंप में, एटीएम मशीन के ऊपर एवं विजिलेंस दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत खनिज प्रेरण की खोज किसने की थी? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है कब चलती है? तो बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प बी और सी यानी डी जो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम की नमी में वृद्धि अगर की जाती है तो ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, एथिलिक ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड जो है ये मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा जी को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? भारत में जनवरी 2025 नहीं बल्कि सितंबर 2025 तक आप देखेंगे, ये वीडियो आज 29 सितंबर को रिकॉर्ड की जा रही है, तो जनवरी 2025 तक नहीं बल्कि सितंबर 2025 तक भारत में 19 महारत्न कंपनियां हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? तो ये तमिलनाडु में है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और सिर्फ तमिलनाडु में फरवरी 2025 तक ही नहीं बल्कि
सितंबर 2025 तक की अगर बात करें तो फरवरी में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। इसके अलावा यूपी जो है वो दूसरे नंबर पे है। यूपी में 10 रामसर स्थल हैं, जबकि तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं। ठीक है, भारत में फरवरी 2025 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 थी, लेकिन जून 2025 में राजस्थान की खींचन और मीनार को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है, जिसमें तमिलनाडु में देखिएगा तो 20 रामसर स्थल है, यूपी में 10 रामसर स्थल है। तो इस प्रकार से तमिलनाडु पहले स्थान पे है और यूपी दूसरे स्थान पे है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो मैंग्रोव वन मिलते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो यह वर्तमान संविधान का जो मूल भाग है भाग 3 में रखा गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 1235 जो कि यानी अनुच्छेद 1235 किस में है? तो ये भाग 3 में है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत में नागरिक के अधिकार का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें भाग 4 की तो इसमें डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व किसमें है? भाग 4 में। भाग 6 में राज्यों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। वहीं पे अगर बात करें भाग 7 की तो इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 343(1) की बात करें तो इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होता है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल व्यय और कुल आय के बीच के अंतर को दर्शाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह जूनागढ़ का जो गिरनार अभिलेख है यह रुद्रदामन नामक शासक से संबंधित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध रूप से संस्कृत में लिखी गई भारत की प्रथम अभिलेख है और इस अभिलेख में सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार का उल्लेख भी मिलता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल जो थे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तथा इन्होंने उदंतपुरी महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो पूछा जा सकता है आपसे कि उदंतपुरी महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया और इसका विध्वंस 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जापान ने यह हमला कब किया था? तो 7 दिसंबर 1941 को जापान ने इस पर हमला किया था। इसके अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखिएगा तो जापान पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा यानी जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला अमेरिका के द्वारा किया गया था। अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन जो है ये फतुहा में गंगा के पास मिलती है। 42 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। पुनपुन नदी पलामू की और इसका उद्गम स्थल अगर देखा जाए पुनपुन नदी का तो पुनपुन नदी पलामू की चोरहा पहाड़ी से निकलती है। पलामू कहाँ है? झारखंड में। तो पलामू अर्थात झारखंड की चोरहा पहाड़ी से पुनपुन नदी का उद्गम होता है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनने की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अशोक मेहता कमेटी या समिति ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा LM सिंधिया समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी या सिफारिश की थी। विकल्प इसका बी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायत राज प्रणाली राज्य सूची में है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें चांदी के कप का बदरंग होना, चांदी के कप का बदरंग होना तथा जल का विद्युत अपघटन होना विकल्प एक कथन जो है 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यह किससे बनाए जाते हैं। तो यह ल्यूसाइट के बनाए जाते हैं, ल्यूसाइट। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ बर्फ में मिलाएंगे तो तापमान जो है वो बर्फ का जो तापमान है 0 डिग्री से कम हो जाएगा। तो तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिला देने से बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे मिश्रण को हम हिम मिश्रण कहते हैं। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। पूछा गया है नहीं है, तो जो टीन है, टीन अर्थात एसएन, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। टीन ये संक्रमण तत्व नहीं है। अगर बात करें टीन की तो यह पी ब्लॉक का तत्व है, जबकि संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अन्न एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है। कौन सा एटीएम, अन्न एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है। तो यह उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है। तो इसे वर्ष 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिएगा तो 5 जून 2024 को बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को 81वें और 82वें अभयारण्य के रूप में इसको शामिल किया, रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में अब तक कुल 3 आर्द्रभूमि स्थल है, जिनमें पहला बेगूसराय का कांवरताल झील या कांवर झील है और बाकी के 2 ये हो गए नागी और नकटी। तो कुल मिलाकर बिहार में वर्तमान में 3 रामसर स्थल हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मिस्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अक्टूबर 2024 में आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है। किस संगठन ने यह बॉन्ड जारी किया है। तो विश्व बैंक ने यह बॉन्ड जारी किया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। किसने कराया था। तो ये राजकुमार शुक्ल जी ने कराया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया था। किसने मारा था। तो सरदार उधम सिंह ने जालियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल रहे माइकल ओ डायर को लंदन में 13 मार्च 1940 को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उधम सिंह ने सर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फारसी यात्री अबू रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। देवराज द्वितीय के शासनकाल में। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देवराज द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अबू रजाक ने विजयनगर राज्य की यात्रा की। इसके अनुसार विजयनगर विश्व का सबसे शानदार नगर था। अगला प्रश्न देखते हैं, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। तो ये मुगल सम्राट अकबर के राजदरबारी थे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग है तथा ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है। तो यह
वियत नाम का एक प्रसिद्ध शहर है? विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था। जेम्स वाट के द्वारा इंजन का आविष्कार किया गया था वाष्प इंजन का, लेकिन जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। दोनों में अंतर है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। भारत में पहली बुलेट ट्रेन जो है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाने का प्रस्ताव किया गया है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कृष्णराज वाडियार किस राज्य के किस स्थान के शासक थे? कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? तो ये मैसूर के शासक थे। मैसूर के शासक थे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो कोषों की कुल संख्या 2 है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है, कैसे हो जाता है? तो दूधिया हो जाता है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो यह जो लाइन है ये वुडरो विल्सन के द्वारा कहा गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। वुडरो विल्सन ये प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन के जनक के रूप में भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से किससे संचारित होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से किससे संचारित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, एपिनेफ्रिन से संचालित होती है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो 2 जून 2014 को तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था। तब हैदराबाद जो थी अगले 10 वर्षों के लिए संयुक्त रूप से हैदराबाद और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी संयुक्त रूप से हैदराबाद थी, लेकिन ये जब 10 साल पूरा हो गया, यानी 2 जून 2024 को ये 10 साल जब कंप्लीट हो गए हैं, तो वर्तमान में हैदराबाद जो है वो पूर्ण रूप से तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा यह समझौता किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू किया गया था? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू किया गया था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या कर दी गई, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो कन्याकुमारी से सटी हुई हैं? तो कार्डेमम पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी हुई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कार्डेमम की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु राज्य में विस्तृत हैं। ये पहाड़ियां चाय और इलायची के लिए उत्पादन के लिए बेहद ही प्रसिद्ध हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। भारत में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई है? तो यहाँ पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है सबसे पहले की गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को स्वीकार कर लिया था। कब स्वीकार किया गया झंडे को? तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को स्वीकार कर लिया। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में कहां स्थापित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में कहां स्थापित किया था? तो ये बंबई में स्थापित किया था। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में J.A. हिकी के द्वारा किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो ये दी बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो उससे लोकसभा की बात की जा रही है, तो 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु
30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो यहाँ पे नॉर्मल अगर समझिएगा तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए और राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष की आयु चाहिए। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं। राज्यपाल पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? रियो शिखर सम्मेलन, क्योटो शिखर वार्ता तथा सतत विकास सम्मेलन, ये सभी सम्मेलन जो हैं या वार्ताएं हैं कब हुई है इसको आपको बताना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में आया था, यानी एक का दूसरे के साथ मिलान हो जाएगा। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में आया था, यानी बी का हो जाएगा 4। और क्योटो शिखर वार्ता जो है ये 1997 में हुआ था, तो 1997 यानी सी का 3 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का डी तथा डी का सी का 3 है और डी का 1 है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है फिर भी हमारे शरीर में हमारे भोजन में आवश्यक होता है, तो यह चारा है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चारा भोजन का वह घटक है जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? तो वे छड़ के आकार के और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग में मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। पेलाग्रा रोग एक ऐसा रोग है जिसमें त्वचा रोग, दस्त और डिमेंशिया जैसी समस्याएं होती हैं। इस रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो शरीर में विटामिन B3 की कमी होने के कारण यह रोग होता है और विटामिन B3 को नियासिन भी कहा जाता है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? फिक्की द्वारा किसे यह सम्मान दिया गया है? तो फिक्की का मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की का पूरा फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यह आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा जी को फिक्की के द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों अर्थात ए और बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है हरमनप्रीत जी को दिया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डैश को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। तो इनका नाम बताना है। इनका नाम है शशिकांत दास। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व ओजोन दिवस तथा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस आप देखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो हमें याद है। इस हिसाब से हम आपको पहले बताते हैं, तो इससे एलिमिनेट कर सकते हैं आप चीज़ों को। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 विकल्प आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, सी का 3, ए में सी का 3 है और डी में 4 है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि सारे प्रश्नों को एक साथ हम यहाँ पे देख सकें। चलिए अब एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं। संविधान संशोधन है और ये कौन सा संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है यहाँ ये देखना है। तो 69वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1991 में हुआ है। यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देने से संबंधित है। तो यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं ए का जो मिलान है वो 5 के साथ होगा। उसके बाद बी देखिएगा तो 75वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1994 में आया था, यह राज्य स्तरीय किराया अधिकरण की स्थापना करने से है। तो बी का जो संबंध है वो 1 से है। ठीक है, इसके अलावा आप 80वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2000 में
आया था, इसका संबंध किससे है? तो 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने से है, अर्थात चौथे से इसका संबंध है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे मिला सकते हैं। और डी का संबंध किससे है? तो डी का संबंध यानी 83वें संविधान संशोधन जो कि 2000 में ही हुआ है, यह अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण नहीं दिए जाने से है। तो डी का संबंध जो है वो दूसरे से है, यानी ए का 5, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 है। तो ऑप्शन आप अगर बात करें ऑप्शन की, तो इसमें विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 5, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य न्यूमुर द्वीप के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिएगा तो यहाँ पर व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे माजुली द्वीप की बात कर ले तो असम के माजुली जिले में स्थित माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर बात करें पंबन द्वीप की तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? तो इनका संबंध द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से मैथ्स के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, यानी h यहाँ पे दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो छड़ की बाह्य त्रिज्या ज्ञात करना है, r ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो एक बेलनाकार छड़ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये 2πr/h होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का तो 2 हो ही जाएगा, पाई का मान यहाँ पे दिया गया है 22/7 आपको पुट करना है, 22/7 और r निकालना है। तो r को ऐसे ही रखेंगे और h का मान 100 दिया गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको r का मान मिल जाएगा कितना? 4.45। तो विकल्प आप देखें यहाँ पे विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, इसमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल वर्षों में ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, दो व्यक्तियों की जो आयु है इसको x मान लेते हैं, एक को कर लेते हैं 4x और दूसरे को कर लेते हैं 7x। और यहाँ पे दिया गया है कि एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो जिसकी अधिक है उसमें से कम वाले को निकाल लेंगे, यानी 7x की अधिक है तो इसमें से 7x माइनस 4x कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी 4x बराबर नहीं 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। तो अभिष्ट योगफल पूछा जा रहा है, तो योगफल जो होगा यानी प्लस पूछा जा रहा है, दोनों का योगफल क्या होगा? तो 7x प्लस 4x कर लेंगे तो यही हो जाएगा 11x। ये कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। और 11x में 11 तो ठीक है, x का वैल्यू कितना आया था? हमारा 10 आया था, तो पुट कर देंगे तो 11 × 10 हो जाएगा आपका 110 वर्ष। दोनों के आयु का योगफल कितना है? 110 वर्ष है। तो 110 वर्ष इसमें कहाँ दिया गया? विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आंकड़े 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 माध्यमिक आएगा, यानी मीडियम इसका ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प सी इसका सही आंसर है। 2.5 इसका माध्यमिका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह 606.2 रुपये है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि ज्ञात करना है। तो औसत वृद्धि क्या हो जाएगी? यह 10% हो जाएगी। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ से 2 प्रश्न आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बताना है, इसका कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। पैसिव फॉर्म बताना है तो पैसिव फॉर्म द मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड बाई हिम ऑन हिज फोन। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, तो श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परस्यूडेड हिज सिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची
ज्ञात करना है। पर्यायवाची यानी उपकार का पर्यायवाची क्या होता है? उपकार का पर्यायवाची कल्याण होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उपकार शब्द का पर्यायवाची भलाई भी होता है, परोपकार है, परमार्थ है, एहसान है, कल्याण है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल चालक तंत्रिकाएं हैं? केवल चालक तंत्रिकाएं अर्थात मोटर नर्व्स कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा फेशियल ग्लासोफेरिजिनल या और ट्राइजोमिनल। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फेशियल ग्लाइसोफेरिजिनल और ट्राइजोमिनल जो है ये मोटर नर्व हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो ई कोलाई कोलीफॉर्म जल प्रदूषण का सूचक है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह जीवाणु खाद्य पदार्थों खासकर दूध और पानी की कम स्वच्छता गुणवत्ता का मानक है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन है? तो इस प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है गामा ग्लोबिन। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबिन जो होते हैं ये रुधिर में पाए जाने वाले प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करते हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट के जो 100 प्रश्न थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसके अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।